हेलो डियर स्टूडेंट, जीत एग्री क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं सुभाष आनंद, बायोलॉजी लेक्चर आपको आगे का लेक्चर बताने की कोशिश करूंगा कि अपन ने पहले क्या पढ़ा था। अपन मोस्टली बात कर रहे थे प्रोकैरियोटिक कोशिका की, और प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर अपन बात करेंगे। एग्जाम्पल लिए थे कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिका, और प्रोकैरियोटिक कोशिका के कुछ अपने एग्जाम्पल लिए थे। एग्जाम्पल में अपने एक लिया था बैक्टीरिया। एक अपने एग्जाम्पल लिया था BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसके बाद में एक एग्जाम्पल और लिया था माइकोप्लाज्मा। इस तरह से अपन ने प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल लिए थे, ठीक है ना। तो अपन इसमें से एक प्रोकैरियोटिक सेल को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जिसमें अपन अब पढ़ेंगे एक बैक्टीरियल सेल के बारे में या जीवाणु कोशिका के बारे में। तो अपना आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जीवाणु कोशिका। कौन सा? जीवाणु कोशिका रहेगा। अपना जो टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा? जीवाणु कोशिका। तो आज अपन जीवाणु कोशिका का डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपन हेडिंग लगा लेते हैं, बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल अपनी हेडिंग रहेगी बैक्टीरियल सेल, ठीक है ना, जिसे जीवाणु कोशिका कहते हैं। और जीवाणु कोशिका से जानने से पहले अपने को कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि जीवाणु का अध्ययन क्या कहलाता है। तो जीवाणु का अध्ययन होता है वो बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है जीवाणु का अध्ययन। किस नाम से जाना जाएगा? बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जाना जाएगा, ठीक है ना। अब ऐसा भी बताया था कि बैक्टीरियोलॉजी के अंदर या जीवाणु के अंदर किसने अध्ययन किया था। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था लीवेनहॉक, ठीक है ना। तो उसको भी याद रखना है, पिछले लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था। तो अब अपन बात करेंगे बैक्टीरियल सेल की, कि बैक्टीरियल सेल एक्चुअल में क्या होती है, कौन कौन सी उसके अंदर संरचनाएं पाई जाती है बैक्टीरियल सेल के अंदर। तो मोस्टली बैक्टीरिया की जो सेल होती है वो 3 प्रकार के आवरणों से घिरी रहती है। उसमें 3 प्रकार के आवरण पाए जाते हैं। पहला जो आवरण होता है वो ग्लाइकोकैलिक्स होता है, ग्लाइकोकैलिक्स होता है। और दूसरा आवरण आता है उसे सेल वॉल बोलते हैं, सेल वॉल। और तीसरा आता है वो सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। इस तरह से बना होता है, पहला ग्लाइकोकैलिक्स और दूसरा सेल वॉल और तीसरा सेल मेम्ब्रेन। अगर बैक्टीरिया की अपन स्ट्रक्चर की जानने की कोशिश करें तो वो 3 आवरणों से घिरा हुआ होता है। पहला ग्लाइकोकैलिक्स और दूसरा सेल वॉल और तीसरा होता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। अपन बैक्टीरियल सेल की डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो अब अपन बात करें ग्लाइकोकैलिक्स की, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ग्लाइकोकैलिक्स को फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक इसकी टफ लेयर होती है, ग्लाइकोकैलिक्स में 2 लेयर प्रेजेंट होती है। एक टफ लेयर होती है, अपन बोल सकते हैं टफ पार्ट होता है इसका, जिसे अपन कैप्सूल के नाम से जानते हैं। जिसे अपन किस नाम से जानते हैं? कैप्सूल के नाम से जानते हैं। अपन डिस्कस करेंगे जब इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैप्सूल क्या होता है, ठीक है ना। एक होती है अपन बोल सकते हैं लूज लेयर होती है, ठीक है ना, लूज लेयर प्रेजेंट होती है, जिसे अपन स्लाइम लेयर के नाम से भी जान सकते हैं, स्लाइम लेयर, ठीक है ना। ये 2 पार्ट में डिवाइड थी, कौन सी? ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स के 2 पार्ट में 2 लेयर प्रेजेंट होती है। एक टफ लेयर होती है, उसको कैप्सूल के नाम से जाना जाता है, और एक लूज लेयर होती है, उसको स्लाइम लेयर के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं सेल वॉल का। किसका डिस्कस करते हैं? सेल वॉल का डिस्कस करते हैं। अगर सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल भी 2 कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। एक को बोलते हैं NAG के नाम से जाना जाता है, इसका फुल फॉर्म भी अपन देखेंगे। एक को NAM के नाम से जाना जाता है। 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है सेल वॉल। इसका मतलब होता है एन एसिटाइल, अपन बोल सकते हैं ग्लूकोसामिन एसिड, ग्लूकोसामिन एसिड के नाम से जाना जाता है, ग्लूकोसामिन एसिड। और दूसरी बात करें NAM की, तो एन एसिटाइल न्यूमेरिक एसिड के नाम से जाना जाता है, न्यूमेरिक एसिड के नाम से जाना जाएगा, ठीक है ना। दो सब्सटेंस होते हैं सेल वॉल के अंदर, एक NAM से मिलकर बनी होती है और दूसरी किसे? NAG। और ये दोनों के दोनों एक प्रकार के पेप्टिडोग्लाइकन है। ये दोनों के दोनों क्या है? पेप्टिडोग्लाइकन है,
अपन बोल सकते हैं ग्लाइकन है, ठीक है ना। इस पेप्टिडो ग्लाइकन से बोलते हैं, या एक प्रकार के पॉलीसेकेराइड है। आप जानते हो जब कार्बोहाइड्रेट को पढ़ते हैं तो उसको अलग अलग अपन देखते हैं पार्ट्स, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। तो पेप्टिडोग्लाइकन इसमें दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक NAM और दूसरा NAG। NAG का मतलब होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन एसिड होता है, NAM का मतलब होता है एन एसिटाइल म्यूमेरिक एसिड होता है, ठीक है ना। ये एक प्रकार के पेप्टिडोग्लाइकन है, तो पॉलीसेकेराइड है। तीसरा अपन डिस्कस करते हैं सेल मेम्ब्रेन का। किसका डिस्कस करते हैं? सेल मेम्ब्रेन का डिस्कस करते हैं, सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो मोस्टली आपको पता ही है लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। आपने देखा है कि कोई भी सेल मेम्ब्रेन की बात कर लो, कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होगी, वो मोस्टली लिपिड और प्रोटीन की बनी होगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार के कुछ स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिलता है। 3 प्रकार की लेयर थी, पहली ग्लाइकोकैलिक्स थी, दूसरी सेल वॉल था और तीसरी सेल मेम्ब्रेन था, ठीक है ना। और ग्लाइकोकैलिक्स के 2 लेयर होती है, एक टफ लेयर होती है, दूसरी लूज लेयर होती है। टफ लेयर को कैप्सूल के नाम से जाना जाता है और लूज लेयर होती है उसे स्लाइम लेयर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में सेल वॉल एक पेप्टिडोग्लाइकन है जिसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, एक NAG होता है, दूसरा NAM होता है, ठीक है ना। NAG का मतलब होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन एसिड के नाम से जानते हैं, NAM का मतलब होता है एन एसिटाइल म्यूमेरिक एसिड के नाम से जानते हैं, और ये एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है। तीसरी बात करें सेल मेम्ब्रेन की, तो ये लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी संरचना होती है, ठीक है ना। इस प्रकार से 3 आवरण प्रेजेंट होते हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में अपन आगे का डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया। अब अपन एक बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने पहले ही बोला था कि ये कितनी लेयर से मिलकर बनी संरचना होती है, 3 लेयर से मिलकर बनी संरचना होती है। तो मैं यहाँ पर 3 लेयर बनाने की कोशिश करता हूँ एक बैक्टीरियल सेल के अंदर। सबसे बाहर की तरफ इस प्रकार की लेयर प्रेजेंट होती है किसी बैक्टीरिया के अंदर, सबसे बाहर की तरफ। मैंने बोला है कि ये कितनी लेयर से मिलकर बनी संरचना होती है, तो इस तरह से मैं बना रहा हूँ। सबसे बाहर की तरफ परत या लेयर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ इस तरह। ठीक है, ये 3 परतों से मिलकर बनी हुई संरचना होती है। तो ये पहले एक परत बनाई है मैंने, इसके बाहर की तरफ एक और बना लेते हैं, इसके बाहर की तरफ परत पर। ठीक है, ये दूसरी परत बन चुकी है। उसके बाद में एक परत और बना लेते हैं। ये तीसरी परत है, ठीक है ना। तो पहली परत को अपन ने किस नाम से जाना था? पहली परत को अपन ने ग्लाइकोकैलिक्स के नाम से जाना था, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। दूसरी परत को अपन ने जाना था सेल मेम्ब्रेन के नाम से, ठीक है, सॉरी सेल वॉल के नाम से, सेल वॉल। और अगर तीसरी परत की बात करें तो तीसरी परत कौन सी थी? सेल मेम्ब्रेन थी, ठीक है ना। तो ग्लाइकोकैलिक्स की अपन बात कर रहे थे। ग्लाइकोकैलिक्स को 2 भागों में बांटा था, एक टफ मेम्ब्रेन थी, टफ पार्ट था, और एक लूज पार्ट था, ठीक है ना, लूज पार्ट था। और अपन बात करें टफ की तो उसमें कैप्सूल को रखा था, और लूज की बात करें तो इसके अंदर अपन ने स्लाइम लेयर को रखा था, ठीक है ना, स्लाइम लेयर प्रेजेंट होती है। तो इस तरह से ग्लाइकोकैलिक्स बना होता है। अगर कोई बैक्टीरिया है, अगर कोई जीवाणु है, तो उसके अंदर कुछ द्रव्य प्रेजेंट होगा या लिक्विड प्रेजेंट होगा। उस लिक्विड को अपन ने किस नाम से जाना था? साइटोप्लाज्म के नाम से। अगर कोई कोशिका है उसके अंदर द्रव्य होता है तो उस कोशिका
उसे कोशिका द्रव्य के नाम से जानते हैं। और इस स्ट्रक्चर को अपन साइटोप्लाज्म के नाम से जाने, इसके अंदर जो लिक्विड है इसे साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। साइटोप्लाज्म का मीन्स होता है कोशिका द्रव्य, ठीक है। इसके अलावा इसमें उसका डीएनए पाया जाता है, खुद का सर्कुलर डीएनए होता है, वो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए प्रेजेंट होता है। इस तरह से सिंगल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। तो सिंगल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होगा। इसके अलावा इसमें एक और स्ट्रक्चर होती है जिसे प्लाज्मिड बोलते हैं, और प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर होती है जो इसके समान ही फंक्शन करती है मोस्टली। अपन इसकी बात करें तो इसे प्लाज्मिड बोलते हैं, और इस प्लाज्मिड को एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल वेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल वेक्टर के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। वेक्टर जो रेप्लिकेशन करने की क्षमता रखती है, ये रेप्लिकेट हो सकता है, ठीक है ना, रेप्लिकेट। और इसका यूज मोस्टली बायोटेक्नोलॉजी में किया जाता है। किसमें किया जाता है? बायोटेक्नोलॉजी में। जितनी भी मेडिसिन वगैरह बनाई जाती है वो सारी की सारी इस वेक्टर के थ्रू बनाई जाती है। आगे अपन बात करें, अगर कोई सेल है तो सेल में प्रोटीन का भी निर्माण होना जरूरी है। तो प्रोटीन निर्माण के लिए विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होती है। उस स्ट्रक्चर को अपन मोस्टली अपन बोल सकते हैं राइबोसोम बोलते हैं, ठीक है ना, राइबोसोम कहते हैं। और ये राइबोसोम होता है वो 70s प्रकार का होता है, 70s टाइप का होता है। और ये प्रोकैरियोट्स का एक मुख्य कैरेक्टर होता है। और यूकैरियोटिक की बात करें तो उसमें 80s प्रकार का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसकी फोल्डिंग स्ट्रक्चर थी इस तरह से, उस फोल्डिंग स्ट्रक्चर को मीजोसोम के नाम से जाना जाता है। इस स्ट्रक्चर को किस नाम से जाना जाता है? मीजोसोम के नाम से जाना जाता है। और मीजोसोम होता है वो एज ए माइटोकॉन्ड्रिया की तरह फंक्शन करता है। जिस प्रकार से यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एटीपी का फॉर्मेशन करता है, एटीपी का फॉर्मेशन करता है, उसी तरह से यहाँ पर भी एटीपी का निर्माण कौन करेगा? मीजोसोम करेगा। इसके अलावा इस के अंदर एक स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होती है जो सेल वॉल से निकली हुई तंतुनुमा लंबी धागे जैसी संरचना निकलती है, जिसे फ्लैजिला के नाम से जाना जाता है। फ्लैजिला जो मोस्टली बैक्टीरिया को मूवमेंट करवाने का काम करती है, गति करवाने का काम करती है, लोकोमोशन का करती है। और ये विशेष प्रकार की प्रोटीन से मिलकर बनी होती है जिसे फ्लैजिलिन प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। फ्लैजिलिन का मूवमेंट करवाने का काम करती है। इसके अलावा इसकी बॉडी के बाहर की तरफ विशेष प्रकार की धागेनुमा हेयर लाइक स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होती है। कुछ बड़ी स्ट्रक्चर होती है और कुछ छोटी स्ट्रक्चर होती है। इस तरह से अरेंजमेंट रहती है, पूरे बैक्टीरिया के बाहर की तरफ रहती है। इसकी संख्या फिक्स नहीं होती, असंख्य होते हैं, जबकि फ्लैजिला की संख्या फिक्स होती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 8-10 से ज़्यादा नहीं होती मोस्टली। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को पिलाई के नाम से जाना जाता है। इस स्ट्रक्चर को किस नाम से जाना जाएगा? पिलाई का नाम से जाना जाएगा, जो पिलिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। पिलिन प्रोटीन से ये 2 प्रकार की होती है। बड़ी होती है उसे सेक्स पिलाई के नाम से जाना जाता है, सेक्स पिलाई। और इसका मुख्य जो फंक्शन होता है वो बैक्टीरिया का जो दो बैक्टीरिया है उसके साइटोप्लाज्म को इंटरेक्ट करना होता है। और एक होती है जिसे फिम्ब्री के नाम से जाना जाता है, और फिम्ब्री मोस्टली 2 बैक्टीरिया को अटैच करवाने का काम करती है। तो ये विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना। इसके अलावा अपन ने लिखा कि जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो मोस्टली सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। अगर अपन बात करें प्लांट सेल की, प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज प्लस हेमीसेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज प्लस हेमीसेलुलोज की बनी होती है, हेमीसेलुलोज की बनी होती है। और अगर फंजाई की बात करें, अगर फंजाई की या कवक की बात करें तो उसकी जो होती है वो काइटिन की बनी होती है। इस तरह से एक बैक्टीरियल सेल है। और आपने देखा ये फोल्डिंग स्ट्रक्चर थी जो मेसोसोम बोला था, और इसके अंदर एक चक्र चलता है। ये मोस्टली एटीपी का फॉर्मेशन करता है, और उस चक्र को ETS चक्र के नाम से जानते हैं, क्योंकि कोई भी बैक्टीरियल सेल है उसको एटीपी की रिक्वायर होती है। तो एटीपी का निर्माण मेसोसोम करता है, जो क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल है, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें है नहीं, तो एनर्जी के लिए मेसोसोम काम करता है, ठीक है ना। इस प्रकार से एक बैक्टीरियल सेल को अपन ने देखा कि जिसके 3 प्रकार का एनवलप बना हुआ है। पहला अपन बात करें ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरा सेल वॉल, और तीसरा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन मोस्टली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है ना, याद रखना। इसके अलावा राइबोसोम था, प्रोटीन का निर्माण, DNA था, सिंगल स्ट्रैंड था, सर्कुलर था, ठीक है। इसके अलावा एक विशेष प्रकार का DNA या वाहक और होता है जिसे प्लाज्मिड बोलते हैं, जो गुणसूत्रीय DNA के समान कार्य करने की क्षमता रखता है, उसे वाहक बोलते हैं। इसका यूज बायोटेक्नोलॉजी में किया जाता है। जितनी भी मेडिसिन वगैरह सारी कुछ बनाई जाती है, वैक्सीन बनाई जाती है, ये प्लाज्मिड के थ्रू बनाई जाती है। इसका यूज जैव प्रौद्योगिकी में करते हैं।
और फ्लैजिला के बारे में देखा, फ्लैजिलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है और इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर और भी प्रेजेंट होती है। इसको जब इंटरनल स्ट्रक्चर इसको काटने की कोशिश करें फ्लैजिला को, तो उसमें एक अरेंजमेंट पाया जाता है कुछ ट्यूबुलस का, जिसमें 9+0 बोलते हैं, जबकि यूकैरियोटिक की बात करें तो उसमें 9+2 का अरेंजमेंट पाया जाता है। अपन आगे पढ़ेंगे। माइक्रोट्यूबुल्स होती है जिसमें कुछ अरेंजमेंट देखने को मिलता है। तो ये एक स्ट्रक्चर बैक्टीरिया की थी। इसके अलावा अपन का डिस्कस करेंगे, वो आगे करेंगे। तो मोस्टली ज़्यादातर यही प्रॉब्लम रहती है कि ये तीनों आवरण किस किस के बने होते हैं। इसके अलावा अपने इसका डिस्कस किया साइटोप्लाज्म का। तो ये था बैक्टीरिया का डायग्राम। बाकी अपन कल करेंगे। थैंक यू।